हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बायमे के ऊपर उस थंडर का अटैक कर दिया होता है, जो देख के चेंग लिंगटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तू इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, तू इस अटैक से डेफिनेटली मारे जाने वाला है। फिर हमें बायमो को दिखाया जाता है जो बिल्कुल सही सलामत होता है और उसे कहता है क्या यही था तेरा सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक? ये तो मेरे ऊपर एक भी खरोच नहीं लेके आ पाया। चेंग लिंगटियन हैरान होते हुए कहता है आखिर तेरी बॉडी के ऊपर कोई भी इसका असर क्यों नहीं पड़ा? आखिर तेरे ऊपर इस अटैक का असर क्यों नहीं पड़ा? बाइमो को देखकर एक एल्डर कहता है सच में ये बच्चा तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये बच्चे ने इसके अटैक को बड़ी आसानी से संभाल लिया। फिर सिस्टर डुआन कहती है हाँ, मैं बाइमो को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, मुझे यकीन है कि बाइमो इस बंदे से इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। और फिर चेंग लिंगटियन कहता है बाइमो अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे को अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ वह अपने उस मूव को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन बाइमो बड़ी तेजी से उसके पास आता है और उसको एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर गिर जाता है। चेंग लिंगटियन खड़ा होता है और फिर से वह अपने थंडर किंग की बॉडी को पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन उसका ये सब करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। बाइमो फिर से आता है और उसको एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। बाइमो की ऐसी पावर देखकर डिप्टी सेक्ट मास्टर कहता है थंडर किंग की बॉडी इसलिए जानी जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। आखिर ये बच्चा बाइमो कैसे मेरे चेंग लिंगटियन को हरा सकता है? मेरे को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। और फिर हमें चेंग लिंगटियन को दिखाया जाता है जिसने अपने चारों ओर एक शील्ड बना लिया होता है और कहता है तू इस शील्ड को चाह कर भी नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है। और बाइमो उस शील्ड के ऊपर पंच मारते हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। बाइमो कहता है इंटरेस्टिंग है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर चेंग लिंगटियन कहता है लड़के तू कुछ भी कर ले, तू इस शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा तो ठीक है फिर अब तू मर। और वह फिर से बाइमो के ऊपर एक और अटैक करने लगता है। हमें बाइमो के सर के ऊपर दिखाया जाता है एक थंडर का अटैक बनने लगता है। ये देख के डिप्टी सेक्ट मास्टर कहता है बाइमो तू अब मरने वाला है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि तू इस अटैक को रोक पाएगा क्योंकि यह अटैक कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं है बल्कि ये थंडर किंग की बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। तू जैसा परफॉर्मेंस का कचरा इस अटैक को कभी भी रोक नहीं पाएगा। और फिर चेंग लिंगटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसने अपने अटैक को बाइमो की ओर कर देता है। बाइमो उस अटैक के ऊपर एक पंच मारता है और कहता है मैं तुम लोगों को फिर से डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। ये देख के हमारे सेक्रेटरी साहब हैरान होते हुए कहते हैं क्या बाइमो पागल हो गए? क्या ये सच में उस अटैक को अपने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से रोकना चाहता है? और फिर चेंग लिंगटियन कहता है ये तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि तूने इस अटैक से जाके डायरेक्टली टच हुआ, अब तेरी बॉडी के सारी हड्डियां टूट जाएगी। लेकिन बाइमो को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है और बड़ी तेजी से चेंग लिंगटियन के पास आके उसके फेस पे एक पंच मारता है जिससे कि चेंग लिंगटियन टप्पे खाते हुए जाके गिर जाता है। बाइमो उससे कहता है तेरी थंडर किंग की बॉडी मेरे सामने कचरा है कचरा। चेंग लिंगटियन कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने की? क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? बाइमो उसके पास आता है और कंधे पे अपने किक को रखता है और कहता है मैंने तेरे को अभी इतनी बुरी तरह से मारा बट फिर भी तू इतने एरोगेंटली एक्ट कर रहा है, लगता है तेरे को तेरी असली औकात दिखानी पड़ेगी। और इसी के साथ बाइमो अपनी पावर को थोड़ी सी और बढ़ाता है जिससे कि चेंग लिंगटियन को वह जमीन में चिपका देता है। जमीन तो टूटती है और साथ ही में चेंग लिंगटियन भी टूटता है। चेंग लिंगटियन वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है और पीछे से येलो बालों वाली लड़की कहती है हे आखिर मेरा सीनियर ब्रदर चेन कैसे हार सकता है? मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरा सीनियर ब्रदर चेन तुझसे बिल्कुल भी नहीं हार सकता। बाइमो उससे कहता है क्या तू अंधी है? क्या तुझे दिखता नहीं कि मैंने तेरे सीनियर ब्रदर चैन को कितनी बुरी तरह से मारा है? अपनी बकवास बंद कर, अगर तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरे को भी उसी के साथ मारूंगा। डिप्टी सेक्ट मास्टर अपने डिसाइपल के पास आता है और उसको चेक करते हुए कहता है डैम, इस लड़के ने तो चेंग लिंगटियन की पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी। और वो गुस्से में बाइमो की ओर देखने लगता है और कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? बाइमो उससे कहता है ये ऐसा ही डिजर्व करता था, यही तो था जिसने पहले मेरे सेक्ट के डिसाइपल को काफी बुरी तरह से मारा था। बाइमो को देखकर हमारे सेक्ट के डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं वाओ बाइमो तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, ये सच में सीनियर सिस्टर डुआन को डिजर्व करता है, सीनियर सिस्टर डुआन इसी के पास ही रहनी चाहिए। ये देखकर एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, ये होली लैंड ऑफ क्योस ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे लेकिन बाइमो ने इनको काफी अच्छा सबक सिखाया, इनकी यही औकात है, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर होली लॉर्ड अपने मन में कहता है काफी लंबे समय पहले की बात है, हमारा होली लैंड बाकी के तीनों होली लैंड से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और ये तीनों होली लैंड हमारे नीचे रहते थे। जब से हमारा सेक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो गया तब से इन लोगों ने हमारी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। बाइमो सच में हमारे सेक्ट का होली सन होने के लायक है। और फिर डिप्टी सेक्ट मास्टर वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारा नाम बाइमो है ना, मैं तुम्हारा नाम अच्छे से याद रखूंगा, अगली बार जब तुम मेरे को मिलोगे तो मैं तुमको वहीं पर जान से मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जंगल पे जहाँ पर वो लोग चेंग लिंगटियन को लेके आ जाते हैं और फिर चेंग
लिंगटियान कहता है मास्टर मेरी इंजरी कैसी है। डिप्टी सेक्टर मास्टर कहते हैं बेसिकली तुम्हारी इंजरी बहुत ही ज्यादा बेकार है, अब तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। ये बात जानकर तो चैंग लिंगटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता और फिर डिप्टी सेक्टर मास्टर कहता है मेरे को माफ कर दो, इन सब में मेरी ही गलती है, मैंने होली परफॉर्मेंस को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया। शुरू में तो मैंने सोचा था कि मैं उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करूंगा और अपने आप को उनके सामने बहुत ज्यादा ताकतवर साबित करूंगा, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि उन लोगों के पास ऐसे ट्रम्प कार्ड होंगे। मेरे को माफ कर दो, इन सब में तुम्हारी मास्टर की ही गलती है। चैंग लिंगटियान कहता है नहीं मास्टर, आपकी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती उस कमीने बाइमो की है। मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, आप उस बाइमो को मार दीजिए, आप उसका सर मेरे सामने लाइए, बस मेरे को बस यही चीज चाहिए। पीछे से येलो बाल वाली लड़की कहती है हाँ सेक्ट मास्टर, सीनियर ब्रदर चैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बाइमो हमारे सेक्ट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और उसके पोटेंशियल भी काफी ज्यादा अच्छी है, हमें उसको अभी मार देना चाहिए। अगर वह ग्रो हुआ तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। डिप्टी सेक्ट मास्टर कहता है तुम लोग इन सब की टेंशन मत लो, जैसे ही मैं सेक्ट में जाऊंगा मैं उस बाइमो का काम तमाम करने के लिए एसोसिएशन हायर कर लूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा कि बाइमो एक ही महीने के अंदर मारा जाए। फिर पीछे से किसी की आवाज आती है, वो आवाज कहती है तुम किसी को भी नहीं मार सकते और वो लोग कहने लगते हैं आखिर कौन है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि चैन टाइजुआन होता है। चैंग टाइजुआन को देख के वो तीनों कहते हैं आखिर तुम कौन हो। चैन टाइजुआन कहता है मेरा नाम चैन टाइजुआन है एंड मैं परफॉर्मेंस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। उसका नाम सुन के येलो बालों वाली लड़की कहती है चैन टाइजुआन, ये नाम तो मैंने कहीं कहीं सुना हुआ, एक मिनट रुको, अरे तुम तो परफॉर्मेंस सेक्ट के नंबर 1 जीनियस हो। रूमर तो ये भी कहते हैं बाई किंगटियान के जाने के बाद तुम ही हो जो परफॉर्मेंस सेक्ट के नेक्स्ट होलीसन बन सकते हो। और फिर डिप्टी सेक्ट मास्टर कहते हैं लड़के मैं नहीं जानता तू किस प्रकार का जीनियस है, परफॉर्मेंस सेक्ट का कोई भी जीनियस मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे सामने कचरा है। अब चल यहाँ से दफा हो जा वरना मेरे को गुस्सा आ जाए, और मेरे को जब गुस्सा आ जाता है तो मैं परफॉर्मेंस सेक्ट के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता हूँ। इतनी जल्दी नहीं, अभी चीजें बिल्कुल भी सेटल नहीं हुई है। और डिप्टी सेक्ट मास्टर कहता है तो फिर तेरे को क्या चाहिए, मेरे को जल्दी से बता, मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे जान से मारने के लिए। और ये बात जानकर तो डिप्टी सेक्ट मास्टर हंसते हुए कहता है सच में तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, तुम कहीं मेरे से मजाक तो नहीं करे, तुम मेरे को मारोगे क्या, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी भी है। अगर ये बात तुम्हारी जगह तुम्हारे होली लॉर्ड बोलते तो मैं थोड़ा मान सकता था कि वो मेरे को मार सकते थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं। चैन टाइजुआन कहता है मेरे पास स्वॉर्ड है और मैं अपने इसी स्वॉर्ड से तुझे मारूंगा। और ये बोलते के संग उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल के डिप्टी सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। डिप्टी सेक्ट मास्टर उससे कहता है तू अपनी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। हमको दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि दोनों को कुछ नहीं होता है। लिंगटियान कहता है मास्टर क्या आप ठीक हो, मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं। येलो बालों वाली लड़की कहती है इसकी तो स्वॉर्ड काफी ज्यादा तेज थी, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कब इसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई। डिप्टी सेक्ट मास्टर उसकी ओर देखते और कहता है तो तुम थोड़े बहुत टैलेंटेड तो हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि परफॉर्मेंस सेक्ट के बाद 2 ऐसे अमेजिंग जीनियस डिसाइपल होंगे। ऐसा लगता है कि मेरे को उन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे आज खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू भी मेरे लिए खतरा बन सकता है। हमें चैन टाइजुआन को दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से अपने स्वॉर्ड को लेकर उसकी ओर आगे बढ़ता है और एक ही पल में उसको जान से मार देता है। डिप्टी सेक्ट मास्टर का गला वहीं पे कट जाता है और वह गिर के वहीं पे मर जाता है। चैन उनकी ओर देखता है, उनसे कहता है अब तुम लोगों का क्या करना चाहिए। ये देख के तो येलो बालों वाली लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज हमको मत मारो, हम तो छोटे बच्चे, प्लीज हम कमजोर लोग हैं, हमको छोड़ दो। चैन टाइजुआन कहता है चलो छोड़ो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मारने वाला, तुम लोग जल्दी से अपने सेक्ट में चले जाओ और जाके इस मैटर के बारे में सेक्ट को बता दो। तुम्हारे डिप्टी सेक्ट मास्टर को मैंने मारा, जिसको भी कोई भी बदला लेना है तो वो मेरे से आके ले, और ध्यान रखना परफॉर्मेंस सेक्ट में मैं हूँ जो परफॉर्मेंस सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये बोलते के साथ ही चैन टाइजुआन वहाँ से चला जाता है। चैन टाइजुआन को देख कर लिंगटियान कहता है आखिर ये चैन टाइजुआन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने हमारे मास्टर को तो हराया, साथ में हमारे मास्टर को भी मार दिया। ये सारी चीजें देख कर तो येलो बालों वाली लड़की घबरा जाती है और वह घुटनों पे आते हुए कहती है आखिर यहाँ पर होकर एक छोटा सा परफॉर्मेंस सेक्ट ने हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी, आज हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, आखिर परफॉर्मेंस सेक्ट कब से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो एंड सिस्टर यूई कर, जो दोनों जा रहे होते हैं। सिस्टर यूई अपने मन में कहती है बाइमो डे बाई डे करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, चाहे मैं कितना भी ब्रेक थ्रू कर लूं बट फिर भी बाइमो मुझसे हमेशा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं हम दोनों के इस बीच के गैप को मैं पूरा कर पाऊंगी। बाइमो सिस्टर यूई से कहता है सिस्टर यूई आप वहीं पे रुक जाइए। सिस्टर यूई कहती है आखिर क्या हुआ। फिर बाइमो कहता है मैंने आपकी जान बचाई है तो कम से कम आप मेरे को थैंक्स तो बोल ही सकती है, अगर थैंक्स नहीं बोल सकती तो कम से कम एक स्माइली तो दे दीजिए। सिस्टर यूई कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि तुम उसके सन हो जो डीमन क्लैन का ग्रेट सेज है।
फिर बाइमो कहता है तुमने मेरे को अच्छा याद दिला दिया। अब मेरे को तुम ये बताओ कि तुम क्यों मेरे को इतना ज्यादा हेट करती हो जब से मैं इस सेक्ट में आया हूँ। चिंगलिंग सीक्रेट रिलम के अंदर भी तुमने मेरे को मारने की कोशिश की थी और जब मैं सेक्ट में एडमिशन ले रहा था तो उस समय भी तुम मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती थी। मेरे को इस सारी चीजें के बारे में अच्छे से बताओ। सिस्टर यूई कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम उसके सन हो जिसने ह्यूमन रेस को बिट्रे किया है, इसलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा हेट करती हूँ। बाइमो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मैटर उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, तुम मेरे को सिंसियरली बताओ। फिर सिस्टर यूई कहती है तो चलो ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करने वाली हूँ और फ्यूचर में दोबारा इस मैटर के बारे में बात मत करना। और ये बोलते के साथ ही सिस्टर यूई वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए अपने मन में कहती है हालांकि बाइमो काफी ज्यादा एनोइंग है बट फिर भी उनका इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं बाइमो को फ्यूचर में इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगी। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर लगता है कि सिस्टर यूई के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि वो डीमन क्लैन एंड बाइमो को बहुत ही ज्यादा हेट करती है और ये क्या हुआ ये तो हमें फ्यूचर में जानने को ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बाय किंग टियान की ओर जो एक पोर्टल को देख रहा होता है और कहता है टाइम निकला जा रहा है, गेट ओपन होता जा रहा है और उस गेट के अंदर से क्रूअल क्योटिक वर्ल्ड बाहर आता जा रहा है। फिर उसके पीछे थर्ड आई पर्सन आता है और कहता है बाय किंग टियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास टाइम है कि तुम यहाँ पे ऐसे खड़े हो सकते हो। बाय किंग टियान कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस अपनी पुरानी चीजों को सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ग्रेट सेज पर प्रमोट होने से पहले मोन्जू माउंटेन के टॉप पर चढ़ने के मैं बिल्कुल भी लायक नहीं था। अब जबकि मैं ग्रेट सेज बन चुका हूँ तो मैं इन सब के लायक हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपने रिस्पेक्ट को शो कर सकूँ। थर्ड आई पर्सन कहता है बाय किंग टियान तुम वो हो जो हर एक चीज को देख सकते हो और मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे ही काम करते रहोगे और हमारे डीमन क्लैन को और भी ज्यादा आगे ले जाओगे। बाय किंग टियान कहता है अगर ये सब चीजें उस ग्रेट प्लान के लिए ना होती तो फिर मैं ह्यूमन रेस को कभी बिट्रे करता ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होता। थर्ड आई पर्सन कहता है गुड, ये कितनी अच्छी बात है, बाकी के जो होली लैंड है वो बस हमारे रास्ते की रुकावट है, इनको हमें क्लियर करना है। जब हम एक बार उन लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दे तो फिर उसके बाद हम इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेंगे और सिर्फ चारों और एक ही चीज का राज होगा डीमन का, हमारा डीमन क्लैन ही सबसे ज्यादा ऊपर होगा, बाकी के लोग हमारे नीचे होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की और बाइमो कहता है ये होली लेवल की टेक्निक मेरे को सेंजोन पवेलियन से मिली थी। हिस्ट्री में कहा गया है कि ये जो टेक्निक है आज तक इस टेक्निक को कोई भी समझ नहीं कर पाया, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मेरे को ये टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है। तो ठीक है फिर सिस्टम जल्दी से एफिफेनी पॉइंट का यूज करो और फिर सिस्टम एफिफेनी पॉइंट का यूज करने लगता है जिससे कि बाइमो को टेक्निक थोड़ी बहुत समझ आने लगती है। बाइमो कहता है इसमें कुछ रिएक्शन हुआ, इसका मतलब है कि ये जो टेक्निक है इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको बड़ी आसानी से सीख सकता हूँ। और फिर वो टेक्निक होते वो डायरेक्टली बाइमो के माइंड के अंदर चली जाती है। फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर बाइमो ने उस टेक्निक को सीख लिया होता है और वो कहता है अगर हम सरल शब्दों में कहे तो ये जो टेक्निक है ये तुम्हारी अटैक की पावर को 10% से इंक्रीज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए तुम समझ सकते हो अगर तुम किसी अटैक को परफॉर्म कर रहे हो, अगर उस अटैक की पावर 10% है तो इस टेक्निक की हेल्प से तुम उस अटैक को 20% तक बढ़ा सकते हो। ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, आखिर मैंने क्यों आज से पहले इस टेक्निक के बारे में सुना नहीं था। और फिर वो सिस्टम में देखता है उस टेक्निक के बारे में, हमें बताया जाता है कि उस टेक्निक को जांग ने क्रिएट किया था जो 72 जनरेशन का होली लॉर्ड था, उसने ये मेथड क्रिएट किया था। तो ये मेथड काफी ज्यादा यूनिक था, हालांकि ये मेथड इतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे डिसाइपल थे जो इसको प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया था जिससे कि वे कुछ इंस्टेंट वगैरह भी सीख गए। 72 जनरेशन का होली लॉर्ड, क्या हमारे परफॉर्म सेक्ट में अब तक 72 जनरेशन के होली लॉर्ड बन चुके हैं? बट मेरे को इस बारे में क्यों याद नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि हमारे सेक्ट में टोटल 72 होली लॉर्ड भी रह चुके हैं। चलो छोड़ो, ये जो होली लेवल की टेक्निक है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकती है अगर तुम इसको अच्छे से यूज करोगे। लेकिन उस पर्सन ने ये क्यों कहा कि इसको बहुत ही कम यूज करते हैं? क्या वह पर्सन ये प्रिटेंड कर रहा था या फिर उसको ये बात पता ही नहीं है कि दो कल्टीवेटर के बीच जब भी बैटल होती है तो उनमें से एक जरूर मारा जाता है? बाइमो ये सब बातें कह जा रहे होते, फिर अचानक से वहाँ पर एल्डर सी आ जाते हैं और फिर बाइमो कहता है मास्टर आप यहाँ पर क्या करने आए हो? एल्डर सी कहते हैं बाइमो क्या तुम उस डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो? बाइमो कहता है नहीं मास्टर, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ जाने से
मुझे कुछ भी बेनिफिट होने वाला है, मैं बस फालतू में वहाँ जाकर लोगों से फाइट करता रहूंगा, इसीलिए मैं उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। फिर एल्डर सी कहते हैं बाइमो तुम्हें इस बारे में एक और बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। तुम उसके अंदर जाओ और जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करो, जिससे कि तुम्हें काफी सारे एक्सपीरियंस होंगे। बाइमो कहता है क्या मास्टर आप चाहते हो कि मैं उसके अंदर जाऊं? एल्डर सी कहता है हाँ मैं ये चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस किंगलैंड सीक्रेट रिलम में ना देखी होती तो मैं तुमको डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि जो डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। जब भी हमारा परफॉर्मेंस जाता है उसमें हमें काफी सारे हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है, हमारे जीनियस डिसाइपल भी मारे जाते हैं। लेकिन तुमने जो अपनी परफॉर्मेंस किंगलैंड सीक्रेट रिलम में दिखाई है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि तुम बड़ी आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। बाइमो कहता है तो ठीक है फिर मैं डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। तो मास्टर आप मेरे को क्या बता सकते हैं कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में क्या वहाँ पर कोई स्पेशल चीज है? फिर एल्डर सी कहते हैं मेरे को तुम ये बताओ कि तुम इस कॉन्टिनेंट के बारे में कितना जानते हो? बाइमो कहता है मैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये जो कॉन्टिनेंट है ये काफी ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है और हम लोग चारों ओर पानी से घिरे हुए। यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट माउंटेन भी है और नॉर्थ एंड साउथ साइड भी है, जहाँ पर वांगजेंग माउंटेन है। साउथ का जो एरिया है, साउथ का जो मौसम है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जहाँ पर ह्यूमन लोग सर्वाइव करते हैं और वहाँ पर 4 राइटियस फोर्स रहते हैं जिनको हम होली लैंड कहते हैं। और जो नॉर्थ का एरिया है वो काफी ज्यादा ठंडा है, वहाँ का मौसम भी बहुत ही ज्यादा हार्श एंड कोल्ड है। वहाँ पर ज्यादातर सिर्फ डीमंस वगैरह ही रहते हैं। 10,000 सालों से डीमन एंड ह्यूमन वो हमेशा से एक दूसरे से फाइट करते आ रहे हैं और अपने बीच के जो बैलेंस को मेंटेन करे रखे है। मैं अभी तक बस इतना ही जानता हूँ। एल्डर सी कहते हैं हाँ तुम्हारी नॉलेज तो काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही में यहाँ पर जो 4 होली लैंड के अलावा बाकी के भी पावर हाउस है, जैसे वांग फैमिली, चैंपियन हुआ का मेंशन, लेकिन वो लोग राइटर फोर्स में बिल्कुल भी नहीं आते। सिर्फ होली लैंड है जो राइटियस फोर्स में आते हैं। पहले के समय जब हमारे एंसेस्टर रहा करते थे तब हमारा जो परफॉर्मेंस सेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमारा परफॉर्मेंस सेक्ट सभी का लीडर था। लेकिन जब हमारे जीनियस मरने लगे तब से हमारा जो परफॉर्मेंस सेक्ट है वो डिक्लाइन होता चला गया और हमारा परफॉर्मेंस सेक्ट आज तुम देख ही सकते हो उसकी कैसी हालत है। बाइमो कहता है मास्टर अचानक से आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एल्डर सी कहते हैं क्या तुम इस बारे में क्यूरियस नहीं हो कि एंडलेस सी के आगे क्या है और वांगजेन माउंटेन के पीछे क्या है? बाइमो कहता है क्या कहा मास्टर? आपने कहा कि एंडलेस सी के आगे एंड वांगजेंग माउंटेन के आगे उसके पीछे कुछ है, क्या इसका मतलब वहाँ पर ह्यूमन वगैरह रहते भी है? एल्डर सी कहते हैं नहीं मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जाओ और वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करो, हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ क्लू वगैरह मिल जाए। बाइमो कहता है जब मास्टर चाहते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ तो फिर मैं डेफिनेटली डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर परफॉर्मेंस सेक्ट के सभी डिसाइपल डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार होते हैं और होली लॉर्ड शिप के ऊपर से कहते हैं 10,000 साल हो गए जब ह्यूमन एंड डीमन के बीच में फाइट होना शुरू हो गई। तब उस समय होली लैंड आए और होली लैंड ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए डीमन के साथ फाइट किया करते थे। हमारा जो होली परफॉर्मेंस सेक्ट था उस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वह तीनों होली लैंड का लीडर बन गया। हमने अपने काफी सारे काउंटलेस जीनियस को सैक्रिफाइस किया ह्यूमन रेस को बचाने के लिए, जिससे कि हमारा जो सेक्ट है वो डे बाय डे करके और भी ज्यादा कमजोर होता गया। बाकी के होली लैंड ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने हमको नीचे दबा दिया और आज डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू हो चुका है। हमारे सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो। मैं बिना किसी बकवास के मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, डीमन को मारने के साथ और एक और मिशन है, तुम्हें सेफली वापस आना है। तो ठीक है सब लोग क्या मेरी बात समझ गए? तो सभी लोग शिप पर बैठ जाओ, हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता वो लोग शिप के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। बाइमो कहता है डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस की जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, क्या वो जगह स्पेशल है और मेरे को कोई बताएगा कि हम इस फ्लाइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के क्यों जा रहे हैं? सिस्टर डुवान कहती है जहाँ पर डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी सिटी है जिसको काफी साल पहले ही छोड़ दिया गया था और मुझे इस बात का डर है कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में कुछ ही डिसाइपल होंगे जो वहाँ से जिंदा वापस आ पाएंगे। बाइमो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पर लगभग कितने लोग मारे जाते हैं? सीनियर सिस्टर डुवान कहती है वहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जब भी डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस ओपन होता है तो उसमें हमारे परफॉर्मेंस सेक्ट के काफी सारे लोग जाते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे डिसाइपल ही मारे जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 2 या 3 डिसाइपल ही वापस आ पाते हैं। यही कारण है कि हमारा सेक्ट जब भी डिसाइपल को रिक्रूट करता है तो वो उनकी बहुत ही लार्ज मात्रा में रिक्रूट करता है। बाइमो कहता है अगर डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो फिर हम लोग इसमें पार्टिसिपेट क्यों ही करते हैं? इससे अच्छा है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें ना, जिससे कि हम मारे भी नहीं जाएंगे। वांग टेंग कहता है देखो
देखो बाइमो, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अगर हम डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ना करें तो जो डीमन की संख्या वो काफी ज्यादा हो जाएगी और वह डायरेक्टली ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे कि वह पूरी ह्यूमन रेस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाइमो उसके कान में कहता है, हाँ हाँ मेरे को बताओ ना वांग टैंग, जल्दी से मेरे को बताओ वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है। सीनियर सिस्टर डुवान कहती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वही लोग क्वालिफाइड होते हैं कि वो इमोर्टल असेंशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सके। बाइमो कहता है, क्या इमोर्टल असेंशन कॉन्फ्रेंस, अब ये क्या नया लफड़ा आ गया, क्या तुम मेरे को इसके बारे में अच्छे से बताओगे। सीनियर सिस्टर डुवान कहती है, ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेरिटरी होते हैं वहाँ के डिसाइपल आते हैं और वे एक दूसरे से फाइट करते हैं और उनके बीच में आगे क्या बात होती है ये हमको नहीं बताया जाता, हमें डायरेक्टली उस समय दिखाया जाता है जब शिप लैंड कर जाती है। एल्डर सान कहते हैं, सभी लोग शिप से उतर जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग जिंदा वापस आओगे। एल्डर सुई कहते हैं, अब यहाँ पर जो भी कुछ होगा वह हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। यही लोग हैं जो हमारे परफॉर्मेंस सेक की फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। फिर हमें सभी डिसाइपल को दिखाया जाता है जो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर एक और शिप आ जाती है। एल्डर सान एंड सुई का भी ध्यान उसी शिप की ओर जाता है। हमें ध्यान से दिखाया जाता है कि उस शिप के ऊपर और कोई नहीं बल्कि बाई किंग टियान होता है। बाई किंग टियान को देख के एल्डर सान एंड सुई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहने लगती है, ये तो डीमन है, ये तो डीमन बाई किंग टियान है, क्या ये भी यहाँ पे आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। बाइमो का भी ध्यान बाई किंग टियान की ओर जाता है। सिस्टर डुवान बाइमो से कहती है, हे बाइमो, तुम्हारे फादर आए, क्या तुम अपने फादर को ग्रीट नहीं करोगे। अब तुम इतना भी रूड मत बनो, जाओ और उसको ग्रीट करो। वांग टैंग कहता है, सीनियर सिस्टर डुवान तुम ये कैसी बातें कर रही हो, बाइमो बाई किंग टियान का सन है तो बाइमो को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि डीमन क्लैन वाले बाइमो को मार दे। बाइमो अपने मन में कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बाई किंग टियान को देख रहा हूँ, सच में ये बंदा यहाँ पर भी आ गया। फिर बाइमो कहता है, चलो ठीक है फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। वो थर्ड आई वाला पर्सन बाई किंग टियान से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम अपने सन को हेलो नहीं बोले। कि बाई किंग टियान कहता है, आखिर मैं उसको हेलो क्यों बोलूं, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी वो तो अब यहाँ पे मरने वाला है। फिर थर्ड आई पर्सन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे दोनों डिसाइपल न्यूजी एंड यांग सा, मैंने उन दोनों को बोल दिया है, वो लोग पर्सनली इसके अंदर जा चुके हैं और जैसे ही वो लोग बाइमो को देखेंगे देखते के साथ ही वो बाइमो को जान से मार देंगे। तो इसीलिए तुम्हें बाइमो की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने उसका काम तमाम करवा दिया है। फिर वहाँ पे बाकी के जो होली लैंड के जो शिप होते हैं वो भी आ जाती है। एल्डर सान कहता है, बाकी के होली लैंड भी आ चुके हैं, हम इस बार सबसे पहले आए, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिसाइपल को यहाँ पे कुछ रेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि हमारे सेक्ट का थोड़ा फायदा हो जाए। फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर सिस्टर डुवान कहती है, बाइमो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं वो क्वेश्चन पूछूं। बाइमो कहता है, जरूर, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेकार होगा तो जल्दी से पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। सिस्टर डुवान कहती है, अगर मैं सही हूँ तो तुमने इस बार अपने काफी सारे अपोनेंट बना रखे हैं, इसलिए मेरे को इस बात की चिंता है कि क्या मैं तुम्हें फॉलो करूँ या फिर ना करूँ। वांग टैंग कहता है, डेंजर, आखिर बाइमो के ऊपर कौन सा डेंजर आया है। सबसे पहले तो बाइमो ने हमारे सेक्ट के काफी सारे जीनियस डिसाइपल को अपना दुश्मन बना लिया मेरे कारण, और वो लोग बाइमो से बहुत ही ज्यादा अनखुश है और साथ ही में इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। इसने किंगलिन सीक्रेट रिलम के अंदर बाकी के जो होली लैंड के जो डिसाइपल है उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा है, तो हो सकता है वो लोग बाइमो से अपना बदला लेने आएंगे। और ऊपर से डीमन क्लैन भी है, डीमन क्लैन बाइमो को मारना चाहते हैं ताकि वह बाई किंग टियान का लास्ट कनेक्शन भी ह्यूमन रेस से कट ऑफ कर दे। वांग टैंग कहता है, सिस्टर डुवान आपकी एनालिसिस काफी ज्यादा अच्छी है, आपके हिसाब से तो यहाँ पर बाइमो के काफी ज्यादा एनिमी है, तो इसलिए बाइमो को अब यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा। क्या मुझे तुम्हें फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं, मेरे को इसी बात की चिंता है। बाइमो कहता है, क्या तुम लोग जानते हो कि तुम लोग मेरे ऊपर बर्डन हो। उसकी ऐसी बातें सुन के सीनियर सिस्टर डुवान को तो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, हे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बोलने की मैं तुम्हारे लिए बर्डन हूँ। भूलो मत कि मैं भी अपने सेक्ट की टॉप जीनियस की डिसाइपल हूँ और मेरी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ही ज्यादा है और मैं कॉम्बैक्ट में भी तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। आखिर तुम ये कैसे बातें कर सकते हो मुझसे। बाइमो कहता है, हाँ ये सब बातें ठीक है, जो विमेन होती है वो ज्यादातर मेंस को ही अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे को अकेला छोड़ दो। सीनियर सिस्टर डुवान को तो बाइमो की ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बाइमो अपने मन में कहता है, यहाँ पर मेरे काफी सारे अपोनेंट है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मैं अकेले रहूंगा तो ही मैं अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, और ये लोग मेरे साथ रहेंगे तो इससे इनको भी खतरा हो सकता है। मैं इन लोगों को भगा देता हूँ ताकि मैं अकेले इस जगह को एक्सप्लोर करूँ। तो ठीक है फिर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपना अकेले रहो। और जाते हुए अपने मन में कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा भी यहाँ पर एक मिशन है। और सीनियर सिस्टर डुवान का क्या मिशन है वो तो हमको फ्यूचर में ही पता
पता चलेगा। वांग टैंग कहता है अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को बाइमो के साथ रहना चाहिए या फिर मेरे को चले जाना चाहिए। बाइमो कहता है नहीं वांग टैंग तुम भी यहाँ से चले जाओ। वांग टैंग कहता है नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। बाइमो उसको चिढ़ाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर वांग टैंग क्या तुम मेरे को इतना ज्यादा एडमायर करते हो कि तुम मुझसे छोड़ के दूर जाना भी नहीं चाहते। ओ वांग टैंग तुम तो कितने ज्यादा अच्छे हो। वांग टैंग को उसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। गुस्से में वह जाते हुए एक एपिफेनी पॉइंट भी दे देता है। बाइमो कहता है सच में जूनियर ब्रदर वांग टैंग तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हारे कंपेयर में सीनियर सिस्टर डुआन काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, जब से सीनियर सिस्टर डुआन की मुलाकात मुझसे हुई है उसने मेरे को एक भी जेलसी का पॉइंट नहीं दिया। आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचती है। चलो छोड़ो, मेरे को मास्टर ने क्लू ढूंढने के लिए कहा था ना, तो ठीक है फिर अब मैं जा रहा हूँ अबांडेंट सिटी की ओर। मेरे को जल्दी से जाके वहाँ पर एक क्लू ढूंढना पड़ेगा। और फिर बाइमो निकल जाता है उस सिटी की ओर। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही आगे जाता है और रास्ते में उसको दो डीमन दिखते हैं। बाइमो का ध्यान डीमन की ओर जाता है और अपने मन में कहता है क्या डीमन क्लैन के लोग। वो डीमन भी बाइमो को देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम डीमन हो। लेकिन बाइमो उनसे कहता है बाइमो की ये बात सुन के वो लोग तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं आखिर इस लड़के ने क्या बोला। एक डीमन कहता है मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। और फिर वो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि ह्यूमन हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा डिमन कहता है हाँ ये बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं हो सकता क्योंकि ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हमको ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। फिर एक डिमन कहता है रुको मेरे पास एक तरीका है, मैं इसको चेक करता हूँ। और वह बाइमो के पास जाता है और कहता है लड़के मेरे को तू ये बता तू ह्यूमन है या फिर डिमन है, तू जल्दी से इस पेपर पे लिख दे और मेरे को बता। अगर तू ह्यूमन निकला तो ध्यान रख मैं तेरे को यहीं पे जान से मार दूंगा। और फिर बाइमो उससे पेपर ले लेता है और पेपर में कुछ लिखने लगता है। उस पेपर में हमें दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है मैं तेरा पापा हूँ पापा। ये देख के तो उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़के तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा पापा बन सके हैं, क्या तुझे अपनी जिंदगी से मन बढ़ गया। लेकिन बाइमो बड़ी तेजी से उन दोनों की ओर अपने स्वॉर्ड को अटैक करके आगे चला जाता है और उनमें से एक डीमन कहता है कि मेरे को शुरू में ये बंदा एक डीमन लग रहा था बट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये ह्यूमन होगा। ये कमीना ह्यूमन कहीं का, इसने तो हमें ट्रिक करके फंसा दिया। ह्यूमन ये हमेशा से ऐसे होते, ये हमेशा से ऐसी चालबाजी ट्रिक अपनाते रहते हैं। बाइमो अपने पंच को बना लेता है और कहता है अगर मेरे को पहले से पता होता कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो तो मैं ऐसी एक्टिंग करता ही नहीं, मैं तुमको डायरेक्टली खत्म कर देता। तो ठीक है फिर अब मेरे को बताओ तुम डीमन क्लैन के बारे में क्या जानते हो, तुमको जो भी कुछ पता है सब कुछ मेरे को बता दो। वो डीमन कहता है लड़के अब तो अपने आप को इतना भी ज्यादा पावरफुल मत समझ, हमारे डीमन क्लैन के पास काफी सारे मास्टर है, अभी तक तू उनसे मिला नहीं है। एक बार तू उनमें से किसी मास्टर से मिलने फिर तेरा मरना तय है। अगर तूने इस बार हमको मार दिया तो ध्यान रख तेरी बॉडी के ऊपर एक डीमन ब्लड मार्क लग जाएगा, चाहे तू कहीं भी भाग ले तू डेफिनेटली इन द एंड मरने वाला है। बाइमो कहता है क्या डीमन ब्लड मार्क, आखिर ये क्या होता है। वो दोनों डीमन हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या तेरे को ये भी नहीं मालूम कि डीमन ब्लड मार्क क्या होता है। डीमन ब्लड मार्क ये हमारे डीमन क्लैन की डेस्टिनी है। जो भी ह्यूमन हमारे डीमन क्लैन के किसी भी मेंबर को मारता है तो उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लड मार्क लग जाता है और ये जो ब्लड मार्क है तुम 3 दिन तक इस ब्लड मार्क को बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर सकते हो। ये ब्लड मार्क डीमन क्लैन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। एक बार हमारे डीमन क्लैन के किसी मेंबर ने ये पता कर लिया कि तेरे बॉडी के ऊपर डीमन ब्लड मार्क लगाए तो तू कुछ भी कर ले, तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, पूरा डीमन क्लैन तेरे को मारने के लिए पीछे पड़ जाएगा। बाइमो कहता है अच्छा तो ये ऐसा है, अब मैं समझ गया। वो डीमन कहता है क्यों, अब क्या तेरे को इस बात पे डर लग रहा है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अगर तू अपनी लाइफ को बचाना चाहता है तो तेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आज्ञाकारी बन, हमारे सामने घुटने टेक और घुटने टेक के माफी मांग। हो सकता है हम तेरी लाइफ, हो सकता है हम तेरे को यहाँ से जाने दे। बाइमो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और कहता है इंटरेस्टिंग, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाइमो को ऐसा देख के वो डीमन तो घबराने लगता है और कहने लगता है हे तू क्या कर रहा है, तू हमको बिल्कुल भी नहीं मार सकता। एक बात तू ध्यान रख, तूने हमको मार दिया तो तेरी बॉडी के ऊपर ब्लड मार्क लग जाएगा और तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। बाइमो कहता है मुझे इस ब्लड मार्क से घंटा फर्क नहीं पड़ता और इसी के साथ वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और डीमन का गला काट के वहीं पे मार देता है। जैसे वो डीमन मर जाते हैं बाइमो की बॉडी में जाके एक निशान चिपक जाता है। बाइमो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है और कहता है अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर वो अपना कपड़ा हटाता है तो वो देख पाता है कि उसके कंधे पे एक ब्लड मार्क चिपक जाता है। बाइमो कहता है ये तो कितनी अच्छी बात है कि ये मेरे कंधे पे चिपका हुआ है, जब तक ये मेरे फेस पे नहीं
चिपकेगा तब तक मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरे फेस पे चिपक गया तो इससे मेरा फेस बेकार हो जाएगा और मैं दिखने में बहुत बेकार लगूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बाइमो को दिखाया जाता है जो एक अकेडमी की ओर आ जाता है। उसको देख के कहता है ये सिटी काफी साल पहले छोड़ दी गई थी। इस अकेडमी का नाम ह्यूमन एंड डीमन अकेडमी है। ये सच में काफी ज्यादा अजीब नाम है। यहाँ पर ह्यूमन एंड डीमन एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे और बाइमो को वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती हुई दिखती है। बाइमो कहता है क्या लड़की? ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है पीछे से देखने में, लेकिन ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है? और हमें सामने से उस लड़की को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन बाइमो ने अभी वो देखा नहीं होता है। बाइमो कह रहा होता है इस लड़की को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, शायद हो सकता है कि ये डुआन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन मैं 20 साल तक सिंगल रहा हूँ और मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि जो लड़कियां ज्यादातर पीछे से अच्छी दिखती है या फिर उनकी वॉइस होती है वो आगे से अगली दिखती है। तो दोस्तों क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पीछे से खूबसूरत दिखे और सामने से कुछ और दिखे? अगर आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और बाइमो उसके बारे में ऐसी बातें किए जा रहा होता है और फिर वो लड़की कहती है हे तुम अगली किसको कह रहे हो? बाइमो कहता है हाँ अब मैं समझ गया, इसकी वॉइस सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, ये इसका मतलब ये डेफिनेटली अगली होगी। वो लड़की बाइमो की ओर देखती है और कहती है अच्छा क्या मैं तुमको सच में एक अगली लड़की दिखती हूँ? बाइमो उसको देख के तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है ब्यूटीफुल? ये तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने तो आज से पहले इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की कभी देखी ही नहीं। किंगयू कहती है पहले तुम मेरे को ये बताओ क्या मैं तुमको अगली दिखती हूँ? बाइमो कहता है अरे नहीं नहीं तुम अगली थोड़ी ना दिखती हो, बेवकूफ मैं हूँ जो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी अगली नहीं दिखती हो। फिर किंगयू कहती है ये काफी ज्यादा वियर्ड है, तुमको इस जगह पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बाइमो कहता है क्या डेंजरस? आखिर इस जगह पे क्या डेंजर हो सकता है? यहाँ पर काफी सारे पावरफुल रिस्ट्रिक्शन सेट किए गए हैं, क्या तुमको पता है कि मैं ऐसे क्यों यहाँ पर खड़ी हूँ? बाइमो कहता है हो सकता है शायद तुमने किसी रिस्ट्रिक्शन को ट्रिगर कर लिया। हाँ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन स्मार्टनेस होने का यह मतलब नहीं है कि तुम इस चीज को सॉल्व कर पाओ। इस चीज को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होना जरूरी है, बिना स्ट्रेंथ के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन ट्रिगर हो जाती है, उस रिस्ट्रिक्शन का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। किंगयू कहती है ये जो रिस्ट्रिक्शन ट्रिगर हुई है इसको हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको खुद ही टावेस्ट मास्टर ने सेट किया है और ये रिस्ट्रिक्शन काफी पावरफुल है, हालांकि काफी साल हो गए बट फिर भी इसने अपनी पावर बिल्कुल भी नहीं खोई, ये पहले जैसा ही पावरफुल है। बाइमो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर भी काफी सारा प्रेशर लग रहा होता है। वो कहता है आखिर ये लड़की किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ रहा है, मैं अपने आप को इस समय कम्प्लीटली पावरलेस फील कर रहा हूँ। किंगयू बाइमो की ओर देखती है और कहती है हे तुम अभी तक गए क्यों नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। और फिर वो रिस्ट्रिक्शन उन दोनों को अपने अंदर कैद कर लेती है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों उसी के अंदर फंस जाते हैं और फिर अचानक से बाइमो के पीछे काफी सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं। किंगयू का ध्यान वहाँ पे जाता हुआ बड़ी तेजी से बाइमो के पीछे जाती है और जाके उसको बचा लेती है। और एक और सोल्जर आता है बाइमो को मारने के लिए। बाइमो कहता है तुम्हें मेरे को प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दो। किंगयू कहते हैं ठीक है और फिर वो जाके एक सोल्जर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है एक ही अटैक में। बाइमो को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड से एक सोल्जर से फाइट कर रहा होता है, वो सोल्जर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बाइमो भी उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस सोल्जर ने बड़ी आसानी से बाइमो को हरा दिया होता है। बाइमो कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तो थोड़ा सा भी खरोच नहीं दे पा रहा। और वो किंगयू से कहता है किंगयू मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज जल्दी से आओ और आके मेरे को बचा लो वरना मैं मारा जाऊंगा। किंगयू बाइमो की ओर देखती है और बड़ी तेजी से जाके उस सोल्जर को वहीं पे एक ही अटैक में खत्म कर देती है। बाइमो उसको देख के कहता है सच में तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम ब्यूटीफुल के साथ भी स्ट्रांग हो, तुम एक परफेक्ट वुमन हो। किंगयू कहती है हमारे पास अभी ये सब फालतू बात करने का समय नहीं है, सबसे पहले हमें इन सोल्जर को हराना पड़ेगा। और फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर किंगयू ने उन सभी सोल्जर को हरा दिया होता है। बाइमो उसको देख के कहता है तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो, तुमने तो अकेले इन सभी सोल्जर को हरा दिया, अभी के लिए अब हम यहाँ पर बच चुके हैं। किंगयू कहती नहीं हम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि हम जिस फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए उसको एक फॉर्मेशन मास्टर ने बनाया था और इसको ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है, मैं अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ इस फॉर्मेशन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकती। सिंपली रूप में तुम ये कह सकते हो कि हम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। बाइमो कहता है क्या फॉर्मेशन, अभी ये क्या है? किंगयू कहते हैं तुम ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार के ऊपर जो फॉर्मेशन चिपका हुआ है उस फॉर्मेशन का नाम परपेचुअल लाइफलेस फॉर्मेशन है और इसको डोजी ने क्रिएट किया था, वो एक फॉर्मेशन मास्टर
था उसने ये शर्त लगाई थी कि इस फॉर्मेशन को कोई भी आए और आके तोड़ दे, लेकिन 100 साल में ऐसा कोई पर्सन आया ही नहीं जो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके और हम इसके अंदर फंस चुके हैं, कम से कम बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए। बाइमो कहता है तुम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि हमको बस यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करना है। मैंने सही कहा ना? किंगयू कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इससे बाहर निकलने का कोई दूसरा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। बाइमो कहता है क्या तुमको पता है मेरे टाउन में एक ओल्ड मैन रहते थे, उन ओल्ड मैन ने मेरे को ये बोला था अगर तुम बिना शादी के ही मर जाते हो तो फिर तुम एक भूत बन जाते हो। उसकी ऐसी बातें सुन के किंगयू उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। फिर बाइमो कहता है बाय द वे क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि क्या तुमने अभी तक शादी कर ली है? किंगयू कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैंने अभी शादी नहीं की है क्योंकि मैं यंग हूँ। बाइमो कहता है ये तो कितनी अच्छी बात है, क्या तुम एक ऐसे पार्टनर को ढूंढना चाहती हो जो तुम्हारा साथ दे सके? किंगयू उससे कहते हैं तुम ये सब फालतू बकवास करना बंद करो, तुम ये सोचोगे कैसे हम इसके अंदर से निकल सकते हैं। बाइमो कहता है तुमने मेरे को अभी ये बोला था कि हम जब तक इस फॉर्मेशन को समझ सकते हैं उसके बाद हम इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। किंगयू कहती है हाँ मैंने ये सही कहा था, लेकिन इस फॉर्मेशन को समझना इतना भी आसान नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये फॉर्मेशन ट्रूली इनविंसिबल है, इसको तोड़ना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। फिर बाइमो कहता है तो ऐसा लगता है कि मेरे को अब शो ऑफ करना ही पड़ेगा, मेरे को अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि लोग मेरे को सुपर जीनियस क्यों बोलते हैं। किंगयू कहती है क्या तुम ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो? बाइमो कहता है तुम ये समझ सकते हो कि अब मैं तुमको इम्प्रेस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब ऐसी चीज करूंगा जो देख कर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। फिर किंगयू कहती है अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुमको इस फॉर्मेशन के बारे में सारी चीजें अच्छे से बता देती हूँ। ये बात जानकर तो बाइमो हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम मेरे को बताने वाली हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुमसे बस फालतू की बकवास कर रहा हूँ? हो सकता है कि मैं बस ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ। किंगयू कहती है आखिर मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगी, वैसे मैं भी चाहती हूँ फॉर्मेशन को कोई ब्रेक कर दे और हम यहाँ से बाहर चले जाए। बाइमो कहता है तुमने तो बोला था कि ये फॉर्मेशन पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसको ब्रेक करना 100 साल हो गए, आज तक ऐसा पर्सन कोई आया ही नहीं जिसने इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा? किंगयू कहती है तुम सच में कितने ज्यादा वियर्ड पर्सन हो, ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ट्राई करके देख सकते हो। बाइमो कहता है तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत गलती कर दूं तो मेरे ऊपर हंसना मत। और अपने मन में कहता है ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, ये दिल से भी अच्छी है, ब्यूटीफुल भी है और टैलेंटेड भी है, ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। और फिर हमको दिखाया जाता है किंगयू ने उसको फॉर्मेशन के बारे में सारी चीजें बता दी होती है और वो कहती है तो अब क्या तुम सारी चीजें समझ चुके हो? बाइमो उससे कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ। और वो थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा होता है, वह अपने मन में कहता है आखिर इसने क्या बोला, मेरे को तो समझ नहीं आया। ये तो जाहिर सी बात है कि मेरा क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं इसकी कुछ बातें समझ भी नहीं पाया। किंगयू बाइमो को कहती है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ तुम समझे या नहीं? बाइमो कहता है अरे मैंने कहा ना मैं समझ चुका हूँ, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। फिर किंगयू कहती है क्या तुमको पता है ह्यूमन एंड डीमन अकेडमी का जो नंबर 1 का जीनियस था, उसको इस फॉर्मेशन को समझने के लिए टोटल आधे साल लग गए, लेकिन वो आधे साल में इस फॉर्मेशन को सिर्फ आधा ही समझ पाया। हो सकता है कि तुम इस फॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली हूँ, मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बता दूंगी। बाइमो कहता है ठीक है, और फिर वो कहता है सिस्टम जल्दी से एपिफेनी पॉइंट का यूज करो। फिर सिस्टम एपिफेनी पॉइंट का यूज करने लगता है, जिससे कि बाइमो को कुछ समझ आने लगता है और उसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाती है, उसके आसपास बिजली वगैरह आने लगती है। बाइमो को देखकर किंगयू कहती है ये तो फॉर्मेशन विजन है, क्या सच में इसने इस ग्रेट फॉर्मेशन को समझ लिया है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन ने इतनी जल्दी इस फॉर्मेशन को समझ लिया है। हमें बाइमो को दिखाया जाता है जो कहता है किंगयू ये कैसा था, क्यों ये अच्छा था ना? किंगयू उसकी ओर थम्स अप करते हुए कहती है हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। बाइमो कहता है तुम इतने भी ज्यादा खुश मत, तो हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ा फेल वगैरह हो जाऊं, अभी मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर बाइमो कहता है जल्दी से इसको मेरे लिए ब्रेक कर दो। उसके इतना बोलते के साथ ही जो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगता है। किंगयू कहती है तो अब मैं समझ चुकी हूँ इस फॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। इसको क्रैक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले मृत्यु के द्वार से गुजरना होगा। ये पर्सन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा था कि ये नॉर्मल पर्सन होगा, बट मेरे को इसको और भी अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
और फिर जो फॉर्मेशन ऐसे ही करके ब्रेक हो जा रही थी, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है। बाइमो अपने मन में कहता है ये फॉर्मेशन अब रुक चुकी है, ऐसा लगता है कि मेरे पास जो एपिफेनी पॉइंट थे वो कम पड़ गए, मेरे को और भी ज्यादा एपिफेनी पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। इसको ब्रेक करने के लिए सिस्टम जल्दी से और एपिफेनी पॉइंट को यूज करो। लेकिन सिस्टम उसको कहता है होस्ट आपके पास जितने भी एपिफेनी पॉइंट थे अब सारे एपिफेनी पॉइंट खत्म हो चुके हैं। ये बात जान के बाइमो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या सारे एपिफेनी पॉइंट खत्म हो गए? शिट, अगर ये बात मेरे को पता होता है कि इमोर्टल बॉडी को कल्टीवेट करने में मेरे को काफी सारे पॉइंट यूज होने वाले हैं तो मैं इस चीज को बाद में कर लेता, मैं थोड़े बहुत पॉइंट बचा के रख लेता इमरजेंसी के लिए। किंगयू बाइमो को देखती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इसको और भी कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे? बाइमो कहता है मैं कंटिन्यू करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं अब नहीं कर सकता। किंगयू कहते क्यों, तुम ये क्यों नहीं कर सकते हो? वैसे एक लास्ट स्टेप तो बचा हुआ है, जल्दी से इसको ब्रेक कर दो। बाइमो उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे से जेलस फील करती हो? किंगयू कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमसे जेलस बिल्कुल भी फील नहीं करी, उल्टा मेरे को तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खुश है कि तुमने फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश की है। और फिर बाइमो कहता है देखो मैं तुमको सीधे सीधे बता देता हूँ, मैं अब फॉर्मेशन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, यही मेरी लिमिट है। किंगयू कहती है ऐसा लगता है कि अब मेरे को शो ऑफ करना पड़ेगा, अब मेरे को इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। और वो आगे जाके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगती है जिससे कि उस फॉर्मेशन के ऊपर जितने भी चैन वगैरह होते हैं वह चैन हटने लगते हैं और फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो फॉर्मेशन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। बाइमो हैरान होते हुए कहता है सच में इसने तो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। किंगयू कहती है ये फॉर्मेशन को ब्रेक करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था, लेकिन जब मैंने तुमको देखा तुम फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक कर लिया तो तुम्हारे देखने के साथ ही मेरे को समझ आ गया कि कैसे इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया जाता है। बाइमो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, इसने तो मुझे देखते के साथ ही समझ लिया फॉर्मेशन को ब्रेक कैसे करते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुपर जीनियस है। फिर किंगयू कहते चलो तुम मेरे पीछे ऐसे ही चलते रहो। और यहाँ पर ना राइटर ने थोड़े सस्ते नशे कर लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है न्यूजी की ओर जिसने एक केओस होली लैंड के डिसाइपल को मारा होता है और वह अपने साथी से कहता है क्या वो बच्चा मिला? उसका साथी कहता है नहीं, हमें वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं मिला, हमने हर जगह ढूंढा बट अब वो बच्चा बाइमो हमको बिल्कुल भी नहीं मिला, ऐसा लगता है कि वो कहीं छुप चुका है। न्यूजी कहता है कोई बात नहीं, तुम उसको ढूंढते रहो, जब तक वो ना मिले तुम्हारे सामने जो भी डिसाइपल आएंगे तुम उन सभी को मार देना। इस बार जो हमारा डीमन क्लैन है वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बार हम ह्यूमन रेस को बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज पहुंचाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है केओस होली लैंड के डिसाइपल की, जहाँ पर एक डिसाइपल कहता है हमने अभी तक काफी सारे परफॉर्मेंस सेक के डिसाइपल को मारा है लेकिन वो बच्चा बाइमो हमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला। उसके साइड में एक बंदा खड़ा होता है, वो केओस होली लैंड का चैंग आउटियान होता है। वो कहता है क्या वो बच्चा अभी तक नहीं मिला? क्या इसका मतलब है कि वो हमसे छुप रहा है? फिर येलो बालों वाली लड़की कहती है सीनियर ब्रदर चैन आपको उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आखिरकार उसने हमारे सेक के टॉप जीनियस डिसाइपल को मारा है, वो जरूर छुप रहा होगा और ये प्लानिंग कर रहा होगा कि सही समय देख के हमारे ऊपर अटैक कर दे। चैंग आउटियान कहता है मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो बच्चा बाइमो मेरे हाथ लग जाए मैं उसको अपनी सिर्फ एक ही उंगली मसल दूंगा क्योंकि मैं उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वो दोनों मेरे सामने कचरे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है इमोर्टल होली लैंड के डिसाइपल की और जहाँ पर उनका लीडर कहता है लास्ट टाइम किंगलिन सीक्रेट रिलम में होली परफॉर्म सेक के उस डिसाइपल बाइमो ने हमारे सेक के काफी सारे डिसाइपल को मारा था, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें इस बार उस कमीने बाइमो को मारना है, डीमन को मारना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है उस बाइमो को मारना। और फिर उसका साथी कहता है बट सीनियर ब्रदर हमें तो ये पता ही नहीं है कि वो बाइमो का है, वो तो किसी जगह पे जाके छुप चुका है। और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने हेवन ओथ ली होती है, वो अपने मन में कहती है लास्ट टाइम बाइमो ने मेरे को हेवन ओथ दिलाई थी, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि बाइमो मेरे सामने ना आए, नहीं तो अगर वो मेरे सामने आ गया तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने बाइमो को अपना मास्टर मान रखा है और मैंने हेवन ओथ भी ले रखी है। फिर सीन शिफ्ट होता है अजूरा होली लैंड के डिसाइपल की ओर जहाँ पर वो कहता है इस बार हमारे अजूरा होली लैंड को एक नया मिशन मिला है, हमें सबसे पहले उस कमीने बाइमो को मारना है। आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस सेक्ट वालों ने हमारे एक एल्डर को मारा है तो हम कैसे उस बाइमो को जाने दे सकते हैं, हमें कुछ भी करके सबसे पहले उस बाइमो को मारना है, उसी के बाद ही हम कुछ सोचेंगे। उसका साथी कहता है बट सीनियर ब्रदर टियान है, इस बार जो डीमन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमें डीमन से फाइट करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, तो क्यों ना हम बाकी के दोनों होली लैंड से मिल जाए और सबसे पहले डीमन को मार दे, उसी के बाद हम बाइमो को मार दे। टियान कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी
जरूरत नहीं, हमें सबसे पहले अपने रिवेंज पे ध्यान देना, उसी के बाद ही हम डीमन से जाके फाइट करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है होली परफॉर्म सेक के लैंड फैंग की ओर, जिसने क्योस होली लैंड के 2 डिसाइपल को मारा होता है और वो कहता है आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है बाइमो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी उस बाइमो को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उससे अपना रिवेंज ले सकूं। क्योस होली लैंड के डिसाइपल कहते हैं तुम झूठ बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बाइमो से अपना रिवेंज लो, तुम्हारे सेक से आखिर कैसे, तुम अपने सेक के डिसाइपल क्यों मारोगे, तुम ये सब ऐसा इसलिए बोलो ताकि हम तुमको जाने दे, लेकिन हम तुमको बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। लैंड फैंग कहता है डैम, आखिर इस कमीने बाइमो ने कितने सारे लोगों को अपना एनिमी बना रखा है, उसने तीनों होली लैंड को ऑफेंड कर रखा है, यहाँ तक कि डीमन भी उसको मारने के लिए पीछे पड़े हुए है। उसका साथी कहता है सीनियर ब्रदर लैंड, हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा कि हम अभी के लिए चले जाए, नहीं तो अगर हम ऐसे यहाँ पर घूमते रहे तो हो सकता है बाइमो के कारण हम लोग यहाँ पे मारे जाए। सीनियर ब्रदर लैंड फैंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी के लिए हमको अपने सेक्टर डिसाइपल से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो एक के बाद एक करके ऐसे लोग आते रहेंगे और हो सकता है शायद वो लोग हमको मार भी दे। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर बाइमो का एक अलग ही रोल है, ह्यूमन तो छोड़ो डीमन भी उसके पीछे पड़े हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर, जहाँ पर बाइमो कहता है आखिर ये पैसेज इतना लंबा क्यों है और हम कब तक आगे जाने वाले हैं। किंगयू कहती है हम जल्दी पहुँचने वाले। और गाइज मैं इसी नशे की बात कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग ऐसे आगे जा रहे होते हैं, आगे वहाँ पर उनको एक पर्सन दिखता है जो वहाँ पर बैठा होता है। बाइमो उस पर्सन को देख कर अपने मन में कहता है इस पर्सन को देख के ऐसा लगता है कि इसकी जो बॉडी है वो अंदर से बढ़ चुकी है, आखिर इसको इतनी भयानक इंजरी किसने दी होगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक ऐसे पर्सन को देख रहा हूँ जिसकी बॉडी के ऊपर इतनी ज्यादा भयानक इंजरी है। किंगयू उस पर्सन को देख के कहती है फादर मैं आ गई, फादर मैं आपको बचाने आ गई फादर। फादर का नाम सुन के तो बाइमो भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये तुम्हारा फादर है। और किंगयू आगे जाते हुए कहती है फादर मैं आपको जरूर आज यहाँ पे बचा लूंगी। लेकिन जैसे किंगयू उस टैबलेट को छूती है उस टैबलेट में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स निकलती है और वह किंगयू को पीछे ढकेल देता है। बाइमो बड़ी तेजी से आके किंगयू को बचा लेता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे सबसे पहले अपने फादर को बचाना। और वो फिर से आगे जाने लगते हैं लेकिन फिर से वो फोर्स किंगयू को पीछे फेंक देती है। बाइमो कहता है ये तो डिवाइन पावर है, मेरे को इस टैबलेट में से डिवाइन पावर फील हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए आखिर क्यों मेरे को फेमिलियर लग रहे। किंगयू निराश होते हुए कहती है क्या अब मैं अपने फादर को कभी नहीं बचा सकती। और साथ ही में इनकी बॉडी के ऊपर जो इंजरी है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है, अगर मैंने अपने फादर को टाइम पे नहीं बचाया तो वो मारे भी जा सकते हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बाइमो कहता है अब मैं समझ गया, ये तो इमोर्टल वर्ड है, ये वही इमोर्टल वर्ड है जिसको मैं प्रैक्टिस किया करता था। और बाइमो आगे जाने लगता है उस टैबलेट को समझने के लिए। किंगयू कहती है आज तक इस टैबलेट को कोई भी नहीं ब्रेक कर पाया और इस कोई भी कम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, क्या इसका ये मतलब है कि मेरे फादर कभी भी बचने वाले नहीं है, मेरे फादर क्या हमेशा के लिए यहीं पे रहेंगे। बाइमो कहता है ऐसा लगता है कि इस लड़की के फादर को इस टैबलेट ने सप्रेस करके रखा हुआ है, इसीलिए इसका फादर वहाँ पे फंसा हुआ है, वह वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आगे जा पा रहा। और फिर किंगयू वहाँ पर किसी पेंडेंट को बाहर निकाल लेते। फिर बाइमो को दिखाया जाता है जो आगे जाके उस टैबलेट को टच करके उसको कम्प्रिहेंड करने लगता है, यानी कि उसको समझने लगता है। उस बाइमो को देखकर किंगयू हैरान होते हुए कहती है अरे क्या तुम इस चीज को कम्प्रिहेंड कर सकते हो, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके ऊपर इमोर्टल वर्ड लिखे, क्या तुम इमोर्टल वर्ड को भी जानते हो। बाइमो कहता है हाँ मैं थोड़ा बहुत इमोर्टल वर्ड को तो जानता ही हूँ। किंगयू का फादर जाग जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई पर्सन आया ही नहीं जो इस चीज को कर पाए, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम जैसे बच्चे सॉल्व कर पाओ। अपने फादर को ऐसा बात करता हुआ देखकर किंगयू तो खुश हो जाती है और कहती है फादर आप फाइनली जाग चुके हैं फादर। बाइमो भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या डेडमैन बात कर रहा है, आखिर एक मरा हुआ इंसान कैसे बात कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है और मैं आपको बहुत दिनों बाद एक लाइक टारगेट देना चाहूंगा। आपको ज्यादा नहीं, इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक करने हैं। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।